हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे एक बार बता दीजिए, क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या, इसके बारे में मुझे शुरुआत में एक बार आप लोग बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा कल लास्ट क्वेश्चन ये था। ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कल लास्ट क्वेश्चन ये था 7 नंबर। इसका रेशियो अपने पास आ गया था। AO और OG का रेशियो हम लोगों से पूछा था। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसको आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर लिखा हुआ है ABC एक त्रिभुज की माध्यिकाएं CD और B एक दूसरे को O पर काटती हैं। दोनों मीडियन दी हुई हैं। वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मीडियन हमेशा और हमेशा किस पर काटेंगी? अपने पास ग्रेविटी सेंटर पर काटती हैं। लेकिन यहाँ पर O लिख दिया तो O मानेंगे, P लिख दिया तो P मानेंगे, T लिख दिया तो T मानेंगे। वैसे ग्रेविटी सेंटर को G से डिनोट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा G दे। OPQRST कुछ भी दे सकता है, उसी से हम लोग उस चीज को डिनोट करेंगे, वहां पर दिखाएंगे। तो एक ट्रायंगल है AB और C, उसकी जो दोनों माध्यिकाएं हैं CD और B एक दूसरे को O पर काटती हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, एक ट्रायंगल ABC की, एक अपने पास ट्रायंगल है AB और C। यहाँ पर इसकी दो माध्यिकाएं जो होती हैं, दो मीडियन जो होती हैं, कौन कौन सी? एक तो CD है और दूसरी BE है। एक माध्यिका इसकी CD है और दूसरी माध्यिका इसकी BE है, जो एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो ODE और ABC के एरिया का रेशियो बताओ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि मीडियन जो होती है वो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। माध्यिका जो होती है वो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। मीडियन ऑलवेज मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब दो चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से दो बात आपको याद होनी चाहिए। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अपने पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है ABC और D, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो अपने पास इसके डायगोनल्स अगर मिला दिए जाएं, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, ये A3 है और ये अगर A4 है, तो A1 इंटू A3 बराबर होगा किसके? A2 इंटू A4 के इक्वल होगा। A1 इंटू A3 बराबर होगा किसके? A2 इंटू A4 के। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट, जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ अभी तक, उसकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि तीनों माध्यिकाएं AD है, दूसरी अपने पास BE है और तीसरी अपने पास CF है, अगर ग्रेविटी सेंटर पर अगर काट रही हैं, तो याद रखना ग्रेविटी सेंटर को, जो अपने पास ट्रायंगल के एरिया को ग्रेविटी सेंटर 6 इक्वल पार्ट्स में 6 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, हाँ ठीक है भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मुझे बताइए एक और मीडियन अगर हम लोग खींच दें, यहां से एक और मीडियन खींच दे, तो ट्रायंगल का एरिया 6 बराबर बराबर भागों में बटेगा। 1/6 ये होगा, 1/6 ये होगा, 1/6 ये होगा और 1/6 ये होगा।
तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ ये लाइन खींचने के बजाय यही मैं बता देता हूँ, 1/6 और 1/6 ऐड होके दोनों, क्या इस वाले भाग का एरिया जो होगा टोटल का, अगर ये ग्रेविटी सेंटर है तो 1/6 और 1/6 को ऐड करोगे तो क्या इस वाले भाग का एरिया तो 1/3 आ गया है क्या? इस वाले भाग का क्षेत्रफल 1/6 है, इसका क्षेत्रफल बी ओ डी का 1/6 है, बी ओ एफ और सी ओ ई 1/6 1/6, और इसका टोटल का अगर एक माना है तो 1/6 1/6 दो 1/6 मिलके 1/3, और ये अपने पास होना है x। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 1/6 है, ये अपने पास 1/6 है, ये 1/3 कैसे हुआ? दो 1/6 मिल रहे हैं, यहां से अगर तीसरी मीडियन हो तो इधर वाला भी 1/6 है, इधर वाला भी 1/6 है, दोनों को ऐड करोगे तो 1/3। और अब ये क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगा दो, चतुर्भुज वाली प्रॉपर्टी लगा दो, अपोजिट का एरिया, ये चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल, तो लिख सकते हैं अक्स इंटू 1/3 बराबर, हम लोग लिख सकते हैं 1/6 इंटू 1/6, 3 से कट जाएगा 2 बार, तो अक्स का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए क्या 1/12 आ गया है क्या? तो याद रखना ओ डी ई का जो क्षेत्रफल है वो तो आ गया है 1/12, इसका और इसका रेशियो पूछा है तो ये आ गया 1/12, और टोटल ए बी सी का क्षेत्रफल तो हम लोग 1 मान रहे थे, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:12, 1:12, ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, 8 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर, इस टाइम देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। ये तो आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? यहाँ पर अपने पास ये तो मैंने लिखवाया है, अगर आपको याद हो तो, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो ए बी सी और इसकी मीडियन है ए डी बी और सी जी पर मिलती है माध्यिका, ये माध्यिका है, मीडियन है, ठीक है ना, माध्यिका है ये अपने पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों मीडियन माध्यिका जो है ए डी बी और सी एफ, ये ए डी है, ये बी ई है और ये सी एफ है, एक दूसरे को ग्रेविटी सेंटर जी पर मिलती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? तो मुझे बताइए कि आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि माध्यिकाओं का अपने पास ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, एक तो माध्यिकाओं का तो अपने पास 4 गुना, और अपने पास साइड जो है उसकी तरफ आएगा 3, और अपने पास ये जो होता है 3 और बड़े का साइन उधर आएगा जिधर 4 है, तो 4AD प्लस बी प्लस सी एफ, क्या अपने पास ऑप्शन डी एकदम ठीक होगा क्या? ये तो मैं आपको थ्योरी में बता कर आया हूँ, याद है क्या? लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज और बताऊंगा, मुझे बताओ ये अपने पास इसको भी आधा कर दो, इस चीज को भी आप लोग आधा कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 2AD प्लस बी 2AD प्लस बी प्लस सी एफ, और इसको आधा करोगे तो ये आएगा 1.5 AB प्लस BC प्लस CA, ये ऐसी वो बात एक ही है, यानी कि इसको भी हम लोगों ने आधा कर दिया है और इसको भी हम लोगों ने आधा कर दिया है। ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर 2AD प्लस बी प्लस सी एफ ग्रेटर देन 1.5 AB प्लस BC प्लस CA, तो मुझे आप लोग ये बताइए ये इसके 1.5 से बड़ा है, इसका अगर 1.5 गुना कर दूं तो भी ये बड़ा है, तो मुझे बताओ 1.5 गुना नहीं करके मैं उसका 1 गुना ही अगर रहने दूं तो क्या उससे तो बड़ा होना ही होना है क्या? मुझे बताइए ये इसके 1.5 से भी अगर बड़ा है तो मैं इसको 1.5 से और छोटी कर दूं, इधर वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, इस छोटी वैल्यू को मैं और छोटा कर दूं तो भी क्या इससे बड़ा ही रहना है क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये बड़ा रहना है, तो मुझे बताइए क्या बी ऑप्शन भी एकदम ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो अपने पास बी होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सुशील कुमार, ये आसान क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, बहुत आसान होते हैं, कि जैसे ही अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर इसके पैरेलल है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है, ये लो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हम लोग बना देंगे,
और ये इसके पैरेलल होगा, ये बना दिया, तो ये कोण थीटा है तो ये थीटा होगा। अब मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल इसके पैरेलल है जैसा आप बोल रहे हो, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, थीटा है तो थीटा होगा, और ये कोण अगर थीटा है तो अपने पास ये भी थीटा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं जब भी लाइन पैरेलल हो। और किसी भी ट्रायंगल की दो एंगल अगर बराबर हैं तो उसको क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, क्या समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो अक्षत इसका डी भी सही होगा और बी भी सही होगा। मैं ये बोल रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये बोल रहा हूं आंसर सेकंड भी सही होगा और आंसर डी भी सही होगा। इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करने की कोशिश करो, और अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इक्विलेटरल तो हो सकता है ना, और आइसोसेलेस है, तो इक्विलेटरल हो सकता है और आइसोसेलेस है, तो कौन सा टिक करोगे। ई एबीसी की एक माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, बी को बढ़ाने पर वो एसी को आई पर मिलता है। ट्रायंगल एबीसी में माध्यिका एडी, देखना अपने पास ध्यान देना सारे लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब की बार इसने हम लोगों से कहा है कि ई जो है वो माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है। ये अपने पास एक माध्यिका है, कौन सी, एडी, इसका मध्य बिंदु जो है वो अपने पास ई है। यहां पर इसका मिड पॉइंट जो है वो ई है। ग्रेविटी सेंटर नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेविटी सेंटर तो 2:1 में बांटेगा, यहां पर होगा ग्रेविटी सेंटर तो जो 2:1 में बांटेगा। ई जो है यहां पर इसने मिड पॉइंट हमें कहा है कि ई जो है वो मध्य बिंदु है। तो ध्यान रखना जो अपने पास मीडियन होती है वो अपने पास 1:1 के रेशियो में बांटती है, और ये अगर मध्य बिंदु है, ये अपने पास मिड पॉइंट है ई, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। बी को आगे बढ़ाने पर वो ए सी को आई पर मिलता है। ये जो है बी को आगे बढ़ाने पर ए सी को आई पर मिलता है। देन आप लोग ए बी 18 है, ए सी 15 है, बी सी का मान अगर 20 है, ए सी 15 है, तो सी से आई तक की वैल्यू आप लोग बताइए। मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ मीडियन दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसको हम लोग सीवीएन बोलकर यहाँ पर एमपीजी लगा सकते हैं क्या। मुझे बताइए, क्या आप लोग ये रेशियो 1:1 है, ई भी मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 है। यहां तो रेशियो दिया हुआ है 1:1, वो कभी 2:3, 4:7 कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखना। ये तो आसान क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग यहां पर एमपीजी लगाओगे तो इस एक के कारण यहां पर वेट जाएगा 1 kg, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, और इस एक के कारण यहां पर वेट जाएगा 1 kg। बोलिए एकदम ठीक है क्या। 1 kg और 1 kg, तो यहां पर जो वेट चला जाएगा वो बीच में जो वेट होता है वो इनका सम होता है, अगर मुझसे एमपीजी आप लोग पढ़े हो तो। अब आपको याद होगा इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 1 2, तो इनका गुणनफल भी 2 होना चाहिए, तो यहां पर वेट भी क्या 2 kg होगा क्या। ये चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से समझा कर आया हूं। नहीं देव, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। ये अपने पास इधर वाला जो वेट है वो जाकर गिरेगा यहां पर 2 kg, और ये इधर वाला जो वेट है वो जाकर गिरेगा यहां पर। तो मुझे बताओ ए आई और आई सी का जो रेशियो हुआ, ए आई और आई सी का जो रेशियो हुआ वो क्या अपने पास 1:2 हो गया है क्या। तो टोटल की लेंथ अगर 15 हो, टोटल की लेंथ 15 हो, तो 1:2 में अगर बांटोगे तो ये अपने पास 5 होगा और ये अपने पास 10 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। ऋषिकेश मीना भाई, आपको भी हैप्पी नवरात्रा। जय माता दी, सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रा। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एमपीजी के मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको पहले जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें तो एमपीजी के क्वेश्चंस ही करवाए थे, और ये तो एमपीजी का सबसे आसान क्वेश्चन है। ये 1 है तो इधर 1, इस 1 के कारण 1, तो ये 2 kg हो गया। इनका गुणनफल 2 है तो इनका गुणनफल भी 2 होना चाहिए। ये 1 है और गुणनफल 2 होना चाहिए, तो 2। अगर रेशियो निकालना है तो 2 इधर 1 इधर, रेशियो 1:2 आ गया, आंसर आ गया 10। उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे।
अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, रिपीट हुआ है। पहले जो 4 घंटे क्लास ली थी क्वेश्चंस की, उसमें मैंने ये बताया था ए पर अगर समकोण है, ये देखिए ए बी और सी, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं दी हुई हैं, एक हम लोगों को दी हुई है सी एम और दूसरी दी हुई है बी एल, एक हम लोगों को दी हुई है सी एम और दूसरी माध्यिका दी हुई है बी एल, और जब भी अपने पास ऐसा दिया हो राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं दी हुई हो, तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर होता है 5/4 बी सी स्क्वायर के। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं और करवा चुका हूं। तो बी एल की लेंथ हम लोगों को दी हुई है, बी सी की लेंथ दी हुई है, बी एल और बी सी की लेंथ दोनों की लेंथ देकर हमें सी एम की लेंथ पूछी है। हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या शुभम? जब भी दो सीवीएन दी हुई हो और एक साथ साथ रेशियो अगर दिया हुआ हो, तो हमेशा आप लोग लगा दोगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए एमपीजी लगा दोगे, तो वो आपके लिए सही रहेगा। चलो करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देवकरण शर्मा सही में आ गया क्या 9 गुना 7 बराबर 72? देवकरण शर्मा भाई सही में लिख रहे हो या मजाक कर रहे हो कि 9 गुना 7 आ गया? हाँ कर सकते हो मीना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। दी गई आकृति में ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, और मुझे बताइए साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। ये अपने पास ऐसा है, एक ट्राइंगल है ए बी पी क्यू आर, हमेशा ट्राइंगल ए बी सी नहीं होता, ट्राइंगल अब की बार दिया हुआ है पी क्यू और आर। इसके बाद हम लोगों को इसने बोला है कि इस पर परपेंडिकुलर है ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड। ओ एक्स है, इस पर ओ वाई है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ध्यान रखना, और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। ठीक है, अब हमें कहा गया है क्यू पी आर बराबर 65 है, क्यू पी आर ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये वाला एंगल गिवन है हम लोगों को 65 डिग्री। दूसरा हमें पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर हम लोगों को दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को वो दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहली बात तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल 55 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा, ट्राइंगल के तीसरा एंगल P जो दिया हुआ है वो 65 दिया हुआ है, Q जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है, तो R बचा 55। हमें पूछा है QOR। QOR अगर हम लोगों से पूछे तो मुझे बताओ सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C होता है क्या? तो ये अपने पास 65 का डबल 130, प्लस हमें पूछा है POR और पूछा, ये निकालने की जरूरत थी नहीं हमें। POR अगर पूछे तो ये 60 का डबल होगा 120। तो मुझे बताओ 130 और 120 मिलकर क्या हमारा जो आंसर बनाएंगे वो 250 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास क्या पूछा है, P
QOR पूछा है, QOR पूछा है, तो ये इससे डबल होगा। O को नाम देखकर यहां पर जैसे ही नाम देखा O, तो कुछ स्टूडेंट इसको ऑर्थो सेंटर सोचना शुरू कर देता है और फिर वो सोचता है 180 माइनस ए 65 का डबल 180 माइनस ए मतलब 115 होना चाहिए और यहाँ पर अपने पास 120 होना चाहिए। जैसे अभी तक एक बच्चा यही लिखता जा रहा है कि सर 235 होना चाहिए, 235 होना चाहिए, और वो स्टूडेंट का कमेंट तो ऊपर गया। जो स्टूडेंट 235 होना चाहिए ये लिख रहा है, क्या आप समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहाँ पर जो होगा 115 और 120 235 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ओ देखकर ऑर्थो सेंटर मत मान लेना। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो फिर वो नाम कुछ भी दे सकता है, जी भी दे सकता है इसको नाम की, जी पर मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये देखकर आप पता करोगे कि ग्रेविटी सेंटर है या क्या है। वो डिपेंड करेगा आपका पूरा क्वेश्चन किस पर, कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो वो सर्कम सेंटर होगा, याद रखना आप लोग। चलो अगला करो। डबल हो जाएगा। POR जो है गौरव शर्मा, सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। तो 65 का डबल 130 और 60 का डबल अपने पास 120, दोनों को जोड़ दिया। मुझे आप लोग ये बताइए, थ्योरी पढ़ाते टाइम क्या ऐसा मैंने बताया था क्या कि PQR में एक ट्राइंगल अपने पास PQ और R, एक P है, एक Q है और एक अपने पास R है। तो PX, QY और RZ O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है ये अपने पास देखिए PX है, QY है और अपने पास RZ है। ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। मुझे आप लोग ये बता दीजिए एक बार, क्या कभी आपको ऐसा समझाया था क्या, मैंने थ्योरी में पढ़ाया है क्या कि PO इंटू OX बराबर QO इंटू OY बराबर RO इंटू OZ? क्या आपको बताया था क्या कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? इसके बाद P से O तक अपने पास 6 है, P से O तक 6 है और P से X तक 8 है, तो ये बचा 2। Q से O तक 4 है, Q से O तक जो हमें दिया हुआ है वो है 4 और इसकी लेंथ हम लोग x मान लेते हैं। तो ये अपने पास 6 गुना 2 बराबर होगा 4 गुना x। तो x की जो वैल्यू आ गई सोल्व करने पर वो अपने पास आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमें लेंथ किसकी पूछी है? हम लोगों से QY का मान पूछा है, Q से Y तक का मान पूछा है। तो इधर वाला 4 है, इधर वाला 3 है, तो बोलिए आपका आंसर क्या 7 ही है क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? यहाँ पर ये आपको पहले से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ये वाला पॉइंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग करने की कोशिश करो। जब तक क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे पहले, तब तक मैं आपको चीजें थोड़ी सी कम समझा पाऊंगा, इसलिए क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए मैं कोशिश करता हूं आपको चीजें समझाने की। एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा L शीर्ष B से होकर गुजरती है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A B और C। यहां पर अपने पास ये जो दिया हुआ है ADC एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है AD और C। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ध्यान रखना एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर एक ही लाइन पर दो लाइन परपेंडिकुलर है
तो अपने पास अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री हो जाएगा तो ये लाइन अपने पास दोनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अपने पास यहां से इसके ये AD और ये हमें वैल्यू दी हुई है। देन AC की लंबाई हम लोगों से पूछी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू आप लोग मान लीजिए x है, इसकी वैल्यू भी अपने पास x होगी और इसकी वैल्यू भी अपने पास x होगी। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग 13 अक्स के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी अक्स स्क्वायर माइनस 169 का रूट। और ऐसे ही इसकी लेंथ निकालनी है, 90 डिग्री के सामने कर्ण x है तो BE की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी अक्स स्क्वायर माइनस 121 और इसका हम लोग रूट लेंगे। मैं इधर वापस बनाता हूं आपके लिए डायग्राम। ये जो अपने पास ट्रायंगल है AB और C, ये ऐसे अपने पास है, देखना ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। और हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है, ये AB और C हमें दिया हुआ है, AB और C, AB और C, इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ तो अपने पास दी हुई है 13, और इस पर इधर जो परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है कितनी, 11। तो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। ये अपने पास 11 है और ये जब भी दोनों पैरेलल होंगे, याद रखना जब भी ऐसे हो तो दोनों पैरेलल होंगे। ये वाली साइड अगर x है और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मैं क्या करूँगा, ये अगर 11 है तो यहाँ से मैं एक इस पर लाइन खींचूंगा जो इसके यहाँ पर बराबर आकर मिलेगी, यानी कि इसको हम लोग 11 में कन्वर्ट करेंगे और ऊपर कितना बचेगा, 2। यहाँ से मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो ये 11 है तो मैं इसको भी 11 बना लूंगा, और ये अपने पास जो बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक अगर बनाऊं, ये यहाँ से एक लाइन खींचोगे जो यहाँ से इसके, अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी, तो ऊपर की तरफ अपने पास बचेगा 2। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर ये जो अपने पास x होगी, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये साइड इसके बराबर भी है और पैरेलल भी होगी। अगर दो साइड बराबर और पैरेलल हैं तो बची हुई दोनों साइड भी बराबर और पैरेलल होंगी हमेशा और हमेशा। तो ये अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। और ये लेंथ तो आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, अक्स स्क्वायर माइनस 169 का रूट। और ये लेंथ आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, अक्स स्क्वायर माइनस 121 का रूट। यहाँ से अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस वाले ट्रायंगल में दो साइड आपके पास हैं और तीसरी साइड आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पर दो साइड आपके पास है, सुशील कुमार थ्योरी में पढ़ाया मैंने, कौन सा नहीं पढ़ाया था, ये पिछले वाला, ये पढ़ाया मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो PO इंटू OX बराबर, आप लोग जाकर उसमें देखिए तो वहां पर आप लोगों को ये चीज 100% मिलेगी, जहां पर मैंने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ाया है। एक बार जाकर पढ़ो, सीखो उसको। यहां देखिए आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, यहां से अपने पास समबाहु त्रिभुज ABC L और B, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इस टोटल साइड का स्क्वायर, ये अपने पास इस साइड का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा एक्स स्क्वायर, और यहां से x का मान आ जाएगा। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको, इसको मैं मिटाता हूं और वापस से समझाऊंगा। देखिए एक बात ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी बातें ऐसा हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो, तो एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जब भी अपने पास ऐसा हो, दो लाइन बराबर और पैरेलल अगर कभी भी खींच दिया आपने, लेंथ बराबर भी है और दोनों पैरेलल भी हैं, लेंथ इक्वल भी है और दोनों पैरेलल हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो याद रखना इसको यहाँ से यहाँ मिलाने पर और इसको यहाँ से यहाँ मिलाने पर ये दोनों भी हमेशा बराबर भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। नहीं पता कितनी होंगी, बराबर कितनी होंगी ये नहीं पता, लेकिन अपने पास बराबर और पैरेलल होंगी। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये साइड अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, प्रत्येक साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो ये वाली साइड होगी एक्स स्क्वायर माइनस 169। क्यों होगी? क्योंकि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं, ये साइड यहाँ पर 13 दी हुई है, ये साइड यहाँ पर 11 दी हुई है, 11 है, तो ये साइड अगर x है तो ये साइड होगी एक्स स्क्वायर माइनस 121 का रूट।
अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा तरीका ये होता है दोनों लाइन बराबर पैरेलल तो है लेकिन बराबर नहीं है। ये अपने पास 11 है और ये अपने पास 13 है, पैरेललोग्राम बनाना है तो ये बराबर भी होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी लाइन खींच देता हूं यहां से, जो ये भी अपने पास अगर 11 हो, ये अगर नीचे वाली अपने पास 11 हो, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी अपने पास 2 बचेगी, और ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ये 11 है तो ये 11 हो गया, और ये अगर x है तो ये x हो गया। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्क्स स्क्वायर प्लस 169 का रूट प्लस आर्क्स स्क्वायर माइनस 121 का रूट, एक तो साइड ये है इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास किसका स्क्वायर, आर्क्स का स्क्वायर। ये अपने पास ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा और इसके बाद आपसे सोल्व होगा नहीं। ये जो क्वेश्चन होता है ये बनाई इस हिसाब से होता है कि आपका दिमाग कितना चल रहा है ये देखने के लिए। ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इन दोनों को जोड़ दिया, कंप्लीट साइड डी दोनों को जोड़ दिया, प्लस 2 है बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन ये आपसे सोल्व होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करना, आप लोगों को ऑप्शन से वैल्यू पुट करनी है यहां आने के बाद भी। एसएससी का क्वेश्चन नहीं है भाई, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बाद में आपको सोल्व करना आपके लिए महाभारत हो जाएगा, सोल्व आपसे होगा नहीं। इसलिए यहां आने के बाद ऑप्शन से वैल्यू पुट करना। देखिए ये माइनस है, यहां पर ऑप्शन से वैल्यू आप लोग 11 पुट यहां पर कर नहीं सकते, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 नेगेटिव आ जाएगा। 12 पुट नहीं कर सकते, नेगेटिव आ जाएगा। 13 और 14 रख के देख लेना कि कौन सा हमें सेटिस्फाई कर रहा है। याद रखना 14 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आंसर आ गया अपने पास 14, ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? ये माइनस ही है, यहां आर्क्स स्क्वायर माइनस 169। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आगे चलें? मैं एक बात फिर बता देता हूं, जैसे ऊपर सौरभ ने लिखा कि कल सर एग्जाम दिया, और एसएससी में तो ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना, मैं आपको पहले से हर क्लास में ही मैं बताता हूँ, मेंस के क्वेश्चंस भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे आसान ही आएंगे। अपने 670 क्वेश्चंस को आप लोग 3-4 बार कर लो, फिर सीपीओ का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, सीजीएल मेंस का पेपर हो, 10+2 का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स आप लोग क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम, लेकिन कर लेते हैं, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक, कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सौरभ, तो वहां पर एग्जाम का जो लेवल आना है वो इससे कहीं आसान आएगा, कहीं आसान आएगा, और फिर उसकी आप लोगों को उन क्वेश्चंस में आपकी स्पीड और बढ़नी चाहिए। मनीष जाट ने भी कहा 25 के 25 कर दिए सर। तो क्या हम लोग सोल्व करें? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा जो नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरुआत करेंगे, तब आपको ज्यादा सही समझ में आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं। इस त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P XYZ बिंदु पर P पर लंबवत दूरियां जो क्रम से AB, BC व AC पर लंबवत डाली जाएं, तो XYZ का अधिकतम मान कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा है। ये इसका मतलब 3, 4 और 5 अगर है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 3, 4 और 5 अपने पास साइड है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा। तो यहां से इसने कहा है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, एक एक्स अपने पास है, एक अपने पास y है और एक अपने पास z है। ये अलग अलग है तीनों साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो मुझे बताइए क्या 1/2 × 4 × x होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला था 1/2 × बेस × हाइट। बेस 4 है और हाइट अपने पास x है।
ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का बेस अपने पास 3 है और हाइट अपने पास y है, तो हाफ इंटू 3 इंटू वाई ये अपने पास होना है। ऐसे ही ये इधर वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो अपने पास एरिया होना है, वो मुझे बताइए क्या हाफ इंटू 5 इंटू जेड होगा क्या? हाफ इंटू 5 इंटू जेड, और ये इन सभी को ऐड करें तो टोटल ट्रायंगल के एरिया के बराबर आना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर आना चाहिए। यहाँ से सभी जगह से कॉमन आकर हाफ से हाफ कट जाएगा, कॉमन ले लोगे कट जाएगा, तो ये बचेगा 4x, ये बचेगा 3y और ये बचेगा 5z इक्वल्स टू अपने पास हो गया है 12। मिनिमम इसका मान निकालकर यहीं छोड़ दो, और मिनिमम और मैक्सिमम अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या यहां तक तो अब तक एकदम सही से समझ में आया है क्या? मुझे ये बताइए, यहां तक तो सारा का सारा मैंने इधर वाले ट्रायंगल का एरिया, इधर ब्लू वाले का एरिया और इधर ब्लैक वाले का एरिया ऐड करके टोटल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या ये बात तो सारे लोग 12 कहां से आ गया, क्या सब बच्चे समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं इसके बाद की चीजें, मुझे उम्मीद है कि यहां तक अच्छे से ढंग से आप समझ पाए होंगे, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो आप लोग नहीं समझ पाओगे क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम का पॉइंट है। ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम में क्या करते हैं हम लोग, जब भी अपने पास ये दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन, और ये नेक्स्ट में यहां से यहां तक लिख तो लेना ताकि क्वेश्चन बचा नहीं रह जाए, तो लिख तो लेना और समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। कहां पर? जब मैं आप लोगों को बताऊंगा अलजेब्रा का मिनिमम मैक्सिमम मैं पढ़ाऊंगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा क्यूब रूट। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है gm के। ये चीज़ आपको समझ में आएगी कब? जब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखेंगे 4x इंटू 3y इंटू 5z, और इसका जो मान है ये हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर 12 पुट करेंगे। यहां पर 12 पुट करोगे तो 12 में 3 का भाग दोगे तो 4, और 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा क्यूब रूट के अंदर अपने पास 4x 3y इंटू 5z। तो ये अपने पास दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 64 अपने पास हो गया, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 64 एक्स वाई जेड दोनों तरफ क्यूब कर लिया है। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो अपने पास यहाँ पर भाग दोगे तो 16/15। तो एक्स वाई जेड का मिनिमम मान जो है, मैक्सिमम मान जो है वो 16/15 या उससे कम ही होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 16/15 या उससे धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाएगा, और 16/15 को ये रेशियो लिख सकते हो 16:15। ये बात मुझे पता है नहीं समझ में आई, तो नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, लिख लो, अलजेब्रा में ये खुद ही समझ में आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या? ट्रिग्नो में भी समझा दिया था ना प्रशांत जाखड़? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में समझा दिया था, सही बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर समझा दिया था तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये उसमें तो मैंने और अच्छे से समझाया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो सही बात है। am ग्रेटर देन gm, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो इन सभी का सम बट्टे 3 am ग्रेटर देन gm, और यहां से इसको हम लोग सोल्व करते हुए चले गए और ये अपना आंसर आ गया। मैं पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, देखिए मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग देखना, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्रायंगल की ये साइड मान लो ए है, ये वाली साइड मान लीजिए बी है, और ये वाली साइड मान लीजिए सी है। तो यहां से अपने पास ये जो होगा, ए पर जो हाइट है अपने पास h1, तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या हाफ इंटू ए इंटू h1 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। क्या इसका एरिया मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि दूसरी हाइट अगर h2 है, यहां से दूसरी हाइट अगर h2 है, तो क्या मैं एरिया ये भी लिख सकता हूं क्या कि हाफ इंटू बेस इंटू h2? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ठीक है,
नेक्स्ट वीक में इसको ख़त्म करके शुरू कर लेंगे भाई, नेक्स्ट वीक में शुरुआत कर लेंगे हम लोग अलजेब्रा की। और ये मुझे बताइए, क्या हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री बराबर एरिया, और एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, हाँ ना बोलिए, याद है क्या? मैं क्या कर रहा हूं, इसका एरिया हाफ ए अगर हाइट है तो अपने पास h1, और ये हाइट अपने पास h3 है, तो पहला a h1, दूसरे की हाइट h2 है, तो हाफ इंटू बी इंटू h2 और हाफ इंटू सी इंटू h3 बराबर एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और ये तीनों अपने पास बराबर होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो क्या हम लोग सोल्व करें? सौरभ मीना, आप कौन से बैच में हो भाई, कौन से बैच के स्टूडेंट हो? मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, हाफ इंटू ए इंटू एच वन, हाफ इंटू बी इंटू एच टू। सौरभ मीना, ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पढ़ाया, कौन से बैच के स्टूडेंट हो भाई? ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ा दिया सभी लोगों को, मेंसुरेशन कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया है, वो अलग बात है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ा दिया है। देखो आप लोग मुझे बताइए, क्या शुरुआत में आपको समझाया था क्या कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, हाँ ना बोलिए, क्या आपको पता है क्या? दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ठीक है, नहीं पढ़ाई तो पढ़ा देंगे भाई। a प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपने पास ये हो जाएगा। नहीं पढ़ाई ट्रिग्नोमेट्री जिस जिस बच्चे को, तो उसको पढ़ा देंगे, उसको अभी तो थोड़े दिन में हमें लग रहा है कि 15 नवंबर के आसपास खुल जाए शायद, तो उस टाइम यहाँ तो आओगे ही, तब पढ़ा देंगे आपको, ठीक है ना, पढ़ा देंगे। वो आप लोग ऑफलाइन स्टूडेंट के स्टूडेंट हो, मतलब ऑफलाइन वाले, ठीक है ना? ठीक है गौरव, पढ़ा देंगे आपको। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, इधर ध्यान देना, सारे लोग समझने की कोशिश करना। a प्लस सी ग्रेटर देन बी है और a माइनस सी, क्या ये बात आप लोगों को पता है क्या? मैं पढ़ा दूंगा आपको, ये चीज आप लोगों को पता है क्या? ये a माइनस ए प्लस सी, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या ये वाली बात? और मुझे आप लोग ये बताइए, ए की जगह अगर यहां से मैं सोल्व करूं, देखना, तो ए की जगह 2 इंटू एरिया अपॉन h1 लिख सकते हो क्या? 2 इंटू एरिया अपॉन h1 प्लस सी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, इन दोनों से देखिए, सी की जगह आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू एरिया अपॉन h3, बी की जगह आप लोग लिख सकते हो 2 इंटू एरिया अपॉन h2, 2 इंटू एरिया अपॉन h2, और इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो, ए की जगह लिख सकते हो 2 इंटू एरिया अपॉन h1, 2 इंटू एरिया अपॉन h1 माइनस 2 इंटू एरिया अपॉन h3। ये लो, मुझे बताओ ए बी सी का जो मान है फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, और थर्ड और फोर्थ से, फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ और थर्ड फोर्थ से, क्या ये वैल्यू रख सकते हैं क्या? समझ गया मैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देंगे भाई, जिस बच्चे का जो जो कोर्स नहीं हुआ है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। मुझे आप लोग बताइए, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, यहां से कॉमन ले लोगे 2 इंटू एरिया, तो ये बचेगा अपने पास 1 अपॉन h1, 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h3, ये अपने पास 2 इंटू एरिया है ही अपॉन h2, और ये जो होगा 2 इंटू एरिया अगर कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 1 अपॉन h1 माइनस 1 अपॉन h3, और मुझे बताइए 2 इंटू एरिया क्या सभी जगह कॉमन है, तो कट जाएगा क्या? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं h1 इंटू h3, h1 प्लस h3 अपॉन h1 इंटू h3,
इस चीज को लिख सकते हैं 1/H2 और इसको लिख सकते हैं H1 इंटू H3 और ऊपर H3 माइनस H1, ये चीज लिखी जा सकती है। याद रखना कभी भी अपने पास ऐसा हो 1/2 बड़ा है 1/3 से, ये बात नहीं पता बहुत सारे लोगों को, और अब मैं लगाऊंगा और उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां तक तो सारे लोग समझ पाए होंगे। मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगर उल्टा कर दूं 2, 3 और 4 तो याद रखना है साइन बदल जाता है। जब भी फ्रैक्शन में साइन ऐसे हो और सभी को ही उल्टा कर दिया जाए तो ये साइन बदल जाता है, याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे इसको उल्टा करोगे, ये अपोन में सुंदर नहीं लग रहा है, H2 ऊपर लेकर जाएंगे तो H1 इंटू H3 अपॉन H1 प्लस H3, छोटा होगा किससे, H2 से, और ये साइन बदल जाएगा H1 इंटू H3 अपॉन H3 माइनस H1। तो ध्यान रखना किसी भी ट्राइंगल की दो साइड अगर आपको दी हुई है, दो हाइट अगर दी हुई है, दो हाइट या एल्टीट्यूड बात एक ही है। किसी भी ट्राइंगल की दो हाइट या एल्टीट्यूड बात एक ही है, ध्यान रखना हाइट और एल्टीट्यूड एक ही होता है। अगर दो देकर तीसरा आप लोगों से पूछे तो तीसरी जो हाइट होगी वो हमेशा इसके और इसके बीच में कहीं पर लाई करती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। दो जो हाइट हमें दी हुई है तो ध्यान रखना क्या करते हैं हम लोग, ये याद कर लो। आया कैसे वो इतिहास तो मैंने इसका समझा दिया, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि दो हाइट देने के बाद तीसरी हाइट पूछे तो H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, कोई सी भी हो सकती है वो, बीच में आप H3 मान लो, अपने पास छोटा होगा H1 इंटू H2 अपॉन H1 माइनस H2। तो इसके H1 H2 तो ऊपर आएगा ही आएगा, और यहाँ से H1 प्लस H2 और यहाँ से H1 माइनस H2। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो आपने 3 लिखा था और 2 बीच में था, तो ध्यान रखना दो देकर तीसरा हमें पूछेगा तो तीसरे को चाहे आप लोग H2 मान लो, चाहे तीसरे को H3 मान लो, चाहे जो मान लो, मतलब दो तो ये साइड में आएंगी और जो पूछा है वो अपने पास बीच में आएगा, वो कोई सा भी H1 H2 H3 कोई सा भी आप लोग मान सकते हो, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। माइनस चलते चलते कहीं छोटी मोटी मिस्टेक ऐसे हो जाती है, लिखते लिखते पूरे दिन ये लिखते रहते हैं, तो आप लोग उसको खुद भी ठीक कर लिया करो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हाँ लक्की, ठीक है गौरव, बताता हूं मैं आपको। एक त्रिभुज में दो लंब 4 और 12 हैं, सभी लंब पूर्णांक हैं, तो तीसरे लंब की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो दो अगर दिए हुए हैं, यही मैं बताना चाह रहा था, दो अगर दिए हुए हैं तो तीसरा जो एल्टीट्यूड होगा वो 12 गुना 4 प्लस 12 प्लस 4, तीसरा कुछ भी मान लो, H मान लो, H1 H2 H3 में से कोई सा भी मान लो, 12 गुना 4 अपॉन 12 माइनस 4। तो ये तो होगा ऊपर अपने पास आ गया 48 में 16 का भाग दोगे तो 3, ये अपने पास आ गया 48 में अगर आप लोग डिवाइड करोगे किससे, 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 6। तो H का मान 3 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है। H की जो वैल्यू है 3 और 6 के बीच 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है, 3.41 हो सकता है, 3.42 हो सकता है, 3.43 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.112 हो सकता है, कितनी भी वैल्यू पॉसिबल है इनफाइनाइट, लेकिन इसने कहा पूर्णांक है। सबसे अच्छी बात यह है इसने कहा सभी लंब पूर्णांक हैं। अगर इंटीजर अगर अपने पास है तो मुझे बताइए H का मान 3 और 6 के बीच कौन कौन सा हो सकता है, तो 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। H का मान क्या हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है।
तो कभी कभार तो क्वेश्चन में देगा कि बताइए आप लोग कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो 4 और 5 में एक ही ऑप्शन देगा, या कहेगा कि अपने पास यहां पर कौन सा दोनों में से मिनिमम मान कौन सा है, तो आंसर दोगे 4। कहेगा मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, तो आंसर दोगे 5। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि पूछा क्या है, ये चीज देखनी पड़ेगी। तीसरे लंब की अधिकतम लंबाई पूछी है, तो तीसरा जो पूर्णांक अगर है 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, बड़ी वाली लेंथ पूछी है, तो आंसर हमारा होगा 5। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या मैंने क्या समझा दिया? ठीक है ना, तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस बनते हैं ये। अगला ये AD स्क्वायर है, इंग्लिश मीडियम में ठीक लिखा हुआ है। लक्की मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा चुका हूं, बस कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 150 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 50 क्वेश्चंस और करवाऊंगा। तो यार प्रॉफिट एंड लॉस तो बेसिक से मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सिर्फ वही करवाऊंगा। याद रखना, ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभार उल्टा भी हम लोगों से पूछ लिया जाता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में ABC AD खींचा गया, A से BC पर लंब। यहां पर देखिए एक त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, ये छोड़ो आप लोग, क्वेश्चन छोड़िए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है अगर कभी भी, तो अपने पास जैसे ही यहां से एल्टीट्यूड डालोगे तो AD स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC इंटू अपने पास BD इंटू अपने पास CD, ये लिखा जा सकता है। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एसएससी उल्टा पूछता है। अगर कभी कभार ये पहले से क्वेश्चन में ये लिख देगा, हमारे लिए क्वेश्चन में ये चीज़ पहले से गिवन होगी और पूछ लेगा कि बताओ एंगल ए कितने डिग्री होगा, तो मुझे बताइए कि एंगल ए 90 डिग्री होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं, क्या वो तो याद है क्या? उन चारों में से कोई सा भी दे सकता है। एक फॉर्मूला ये भी दे सकता है, AD बराबर AB इंटू AC अपॉन अपने पास होता है कितना, BC। इसकी लेंथ निकालनी है तो ये होता है AC स्क्वायर अपॉन BC, कर्ण हाइपोटेनस का भाग देते हैं। और इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो AB स्क्वायर अपॉन कर्ण BC का भाग देते हैं। ये 4 फॉर्मूले क्या राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हैं? बोलिए याद है क्या? और एक 100% क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 100% आपके सामने आएगा, ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। इससे राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने 100% मिलने वाला है। BOC यह आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है BOC बराबर 120 डिग्री। यहां पर अपने पास ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल क्या 180 माइनस ए 180 माइनस बी। ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। तो अब O अगर ऑर्थो सेंटर है तो अपने पास वहां पर बना एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। BOC बराबर 120 डिग्री अगर है तो ये 120 होता है, 180 माइनस एंगल A बराबर BOC 120 दिया हुआ है, तो एंगल A पूछा हम लोगों से। तो मुझे बताइए क्या 60 डिग्री होगा क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो। परिकेंद्र है, ध्यान रखना, सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, तो OAC आपको बताना है। O परिकेंद्र है और BAC 85 है, ये 85 है, ये अपने पास C एंगल 80 है, तो ये एंगल जो होगा अपने पास ये होगा 15 डिग्री, पहली बात तो। और O जो सरकम सेंटर, अब O देखते ये मत मान लेना कि लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। यहां लिखा हुआ मिलेगा कि ये O तो पॉइंट तो देता है, लेकिन उससे पहले लिखकर भी देता है कि कौन सा सेंटर है। याद रखना, क्या सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, क्या आपको याद है क्या?
सरकम सेंटर तीनों वर्टिसेज से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और वहां पर बना जो एंगल होता है वो भी होता है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। ये 30 है, इधर वाला पूछे तो 160 है और इधर वाला पूछे तो 170 है। ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। इसने कौन सा पूछा है? ओ ए सी पूछा है इसने, ओ ए सी ये पूछा है। मुझे सारे लोग बताओ, ये दोनों साइड बराबर हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल आपके पास है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल अगर आपके पास है तो क्या बचे हुए दोनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्योंकि बराबर बराबर होंगे। 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 और फिर 2 का भाग दोगे तो ये भी 75 होगा और ये भी कितना होगा? 75। ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो थोड़ी देर बाद मैं वापस आता हूँ, वापस आकर चीजें और आपको पढ़ाता हूँ, इसके आगे वाले क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से मिलते हैं।